हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे इस प्रैक्टिस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें, बिकॉज़ इसमें जो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोस्तों आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ये सारे कलेक्शन किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस सेट के यानी कि हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, अगर 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन बिना गलती किए बना लेते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 16 से कम क्वेश्चंस बनाते हैं तो दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लम है और आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में सीखना है। दोस्तों, आपसे हमारी एक प्रार्थना है कि यदि आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इमीडिएटली एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा उस कॉन्सेप्ट पे पर्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं आप लोग कितना आज स्कोर करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने कितना स्कोर किया। अगर कम किया है तो आपका वीकर सेक्शन कौन सा है जहाँ पे हमें और फोकस करनी है। अगर हमें आपसे कोई भी हिंट्स मिलता है तो मैं उस पर बेस्ड वीडियो जरूर बना के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला सवाल है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। द विनर ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज नॉट अदर देन द एडिटर्स डॉटर। नॉट अदर देन जो अंडरलाइंड एंड बोल्ड है, इसी को हम इम्प्रूव करना है दोस्तों। ऑप्शन है नो अदर देन, नन अदर देन, नॉर अदर देन या नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। दोस्तों, नॉट अदर देन में की जगह आंसर होगा नन अदर देन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों सवाल उठता है कि यहाँ पे ये नो अदर क्यों नहीं होगा और नन अदर ही क्यों होगा, ये नो अदर क्यों नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों कि नो के बाद एक क्या आता है, नाउन आता है। ये एक नाउन फ्रेज बनाना होता है। ठीक है तो दोस्तों, नो अदर रीजन, नो अदर पर्सन, ऐसे लिखना होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन नन क्या है, नन एक प्रोनाउन है दोस्तों, प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नो प्लस नाउन मिलके एक ये प्रोनाउन बना है जो नन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे कि नन के साथ हमें कोई दूसरे नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि नो के साथ हमें एक नाउन की आवश्यकता पड़ती है। नन इटसेल्फ इज ए प्रोनाउन एंड इट डज नॉट नीड एनी अदर नाउन टू मेक इट ए नाउन फ्रेज, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगा ऐसे ऐसे कुछ सवालों को लेकर कुछ आंसर्स डिस्क्राइब करूंगा, कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल सेंटेंस इंप्रूवमेंट है दोस्तों। दो ही वॉज नो रिलेटेड टू मी, आई हेल्प हिम बाई गिविंग मनी एंड प्रॉफिटेबल एडवाइस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शंस क्या है। वॉज नॉट रिलेटेड, वॉज नॉट रिलेटेड, इज नॉट रिलेटेड और नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों फिर पिछला सवाल अगर आप देखें तो नो के साथ हम लोग के बाद क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए था, जबकि ये क्या है, रिलेटेड एक एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो वॉच एक वर्ब है, वर्ब बी, इसके साथ आप क्या लगाते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नो का। अगर नो हो सकता था, लेकिन इसके बाद यदि क्या हो, अगर कोई नाउन हो, ऐसे यहाँ पे कोई सूट भी नहीं करेगा नाउन डालने के बाद भी मीनिंग उतना बेहतर नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट रिलेटेड टू मी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन।
Now look at question number 3. We have now reliably learned that he was involved in the bank robbery. Options are reliable learned, learned reliably, learned reliable या फिर no improvement. ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, आंसर क्या होगा। दोस्तों ये वी हैव नाउ रिलायबली लर्नड, ये जो लर्नड को वर्ड क्वालिफाई कर रहा है कौन, रिलायबली, ये एडवर्ब है। तो जब इसको क्वालिफाई करता है और एडवर्ब है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ये रिलायबली ना होकर रिलायबल होता तो गलत हो सकता था। ठीक है दोस्तों, तो रिलायबली एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो देयर इज नो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन दिस, so answer D will be the right one. Now look at question number 4. Herself saw the thief. Options are she, her own self, she, herself, self, same, she, या no improvement. तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये हरसेल्फ क्या है। ये हरसेल्फ एक क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज सब्जेक्ट। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं करते। इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिए इसे क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि ये उसको इम्फेटिक यानी कि असरदार, जोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हरसेल्फ अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो ये गलत है, हरसेल्फ नहीं। अगर इसको इम्फेटिक की तरह बनाते हैं तो इसमें आप आगे शी जोड़िए, जो कि एक क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है दोस्तों, तो शी हरसेल्फ सॉ द थिफ वुड बी द राइट आंसर। So option A will be the right one. Sorry, B will be the right one, she herself. Now look at question number 5. If I were you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. Options are will tell, would tell, told, no improvement. दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट हैव टोल्ड। ध्यान रहे दोस्तों, हमें इतने ही पे फोकस करना है, आई वुड नॉट हैव टोल्ड, रेदर आई वुड, इतना दुगना करना है। तो हमें देखना है कि ये पूरा सेंटेंस के बेस पे ये कौन सा सूटेबल ऑप्शन विल बी द आंसर। तो इफ आई वर यू इट शोज एन अनरियल कंडीशनल क्लॉज, और अनरियल सेंटेंस जिसमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का अनरियल इमेजिनेशन होता है कि अगर मैं आप होता तो ऐसे करता या करूंगा। ठीक है दोस्तों, जो कि मैं तो आप हो ही नहीं सकूंगा, इट्स एन अनरियल इमेजिनेशन। तो अनरियल इमेजिनेशन ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस या नहीं तो क्या होता है, इसमें भर बी के जगह वर का इस्तेमाल किया था जो किया हुआ है। और हमें जो सेकेंड क्लॉज जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, वुड टेल हो जाएगा। सब्जेक्ट है आई यहाँ पे, वुड टेल हो जाएगा। तो वुड टेल किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Now look at question number 6. Now this is the question from common error. I cannot confirm you if he has paid the bills or returned the goods.
तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर फाइंड करना है। आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ ही हैज पेड द बिल्स और रिटर्न द गुड्स। दोस्तों आप देखिए, ये जो फर्स्ट क्लॉज जो है आई कैन नॉट कन्फर्म यू के बाद ये क्या है, एक क्वेश्चन है, इंटरोगेशन है कि उन्होंने बिल दिया कि नहीं दिया, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, या फिर सामान लौटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने ध्यान से सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे दूसरा क्लॉज में क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, और नहीं तो वेदर लगा के हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रहे कि अगर इस क्लॉज में आगे और देखिए एक और ऑप्शन दिया गया हो तो हम लोग सिर्फ वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेदर के साथ ही और जाता है इफ के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ विल बी रिप्लेस्ड विथ वेदर, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, जहां पे इफ को वेदर से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। शी हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड शी डेयर नॉट परचेज अ न्यू कार। दोस्तों चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कहाँ एरर है इसमें। तो शी हैज लॉट्स ऑफ मनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड शी डेयर नॉट परचेज अ न्यू कार। दोस्तों यहां पे कॉन्ट्रास्ट है, उसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो नई कार खरीदने का साहस नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो जब कॉन्ट्रास्ट हो तो कॉन्ट्रास्ट के केस में एंड कंजंक्शन नहीं लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए बट लगाते हैं। शी हैज लॉट्स ऑफ मनी बट शी डेयर नॉट परचेज अ न्यू कार। अब आपको एक प्रॉब्लम होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो, कि डेयर नॉट को हम कभी भी इसका V5 डेयर्स नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि डेयर नॉट एक साथ आता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है, और उसके बाद हमेशा V1 लगाते हैं लोग। ठीक है, नाउ आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। 3 years have passed that I returned from the USA and settled here. दोस्तों चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसमें एरर। 3 years have passed, 3 साल बीत चुके हैं, दैट आई रिटर्न फ्रॉम द यूएसए एंड सेटल्ड हेयर, जब से हम कहाँ यूएसए से वापस आए हैं और यहाँ सेटल्ड हुए हैं। तो दोस्तों जब इसके पहले दैट से पहले का क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा हो, और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब हम यूएसए से लौटे और सेटल हुए, और पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना हो तो वहां पे हम दैट का ना इस्तेमाल करके क्या दिखाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दोस्तों, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और याद रहे दोस्तों, सिंस के बाद का जो सेंटेंस होगा, जो क्लॉज होगा, वो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में होगा, जो कि ऑलरेडी है। तो वी शुड नॉट हैव एनी इश्यू अदर देन since. So answer would be option number B. Now look at question number 9. Sneha went Kerala in 1993 and has been living there even then. So friends, it's a very easy question. क्या है, स्नेहा वेंट केरला इन 1993 एंड हैज बीन लिविंग देयर इवन देन नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, सीन्स देन होता है। पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम लोग सीन्स लगाते हैं और सीन्स के साथ देन लगाते हैं तब से के लिए,
since then होगा. It's a very simple question. So answer would be option number C. Now look at question number 10. He swam up to the drowning man, caught hold of his clothes before he could go down again, and pulled him out safe to the shore. दोस्तों एक्चुअली सिंस बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो लंबे सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो अंत तक जाते जाते कहीं ना कहीं आप पहले वाले केसेस से डिलिंक हो जाते हैं दोस्तों. तो इस ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि जब आप शुरू से पढ़ें तो उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े. मैं तो आपके रेफरेंस के लिए दोबारा पढ़ता हूँ. लिखते हैं, वी स्वेम अप टू द ड्रॉनिंग मैन, caught hold of his clothes before he could go down again and pulled him out safe. सेफ नहीं होता है दोस्तों. pulled him out जो सेफ वर्ड है, ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है pulled him out को. तो ये एडवर्ब होना चाहिए. एडवर्ब क्या होगा, सेफली होगा दोस्तों. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. यहाँ पे सेफ को सेफली से रिप्लेस करें. दोस्तों हम लोग कॉमन एरर भी ऐसे डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग गलती सिर्फ नहीं निकालते हैं दोस्तों, हम लोग इसका आंसर भी देते हैं. यानी कि व्हेन यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस विद अस इन कॉमन एरर, यू आर नॉट ओनली डूइंग कॉमन एरर, यू आर डूइंग द सेंटेंस इंप्रूवमेंट एज वेल. ओके, सो दिस वे आई थिंक वी वुड have a lot of concepts with us. Now look at question number 11. This question is from idioms and phrases. To take someone for a ride. To take someone for a ride का मतलब क्या होता है? To give a ride to someone, to deceive someone, to be indifferent, to disclose the secret. दोस्तों टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन. ठीक है, मतलब मतलब उनका सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, उनको बेवकूफ़ बना दिया, उनको बुद्धू बना दिया. ठीक है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. ऐसा भी इसका मीनिंग आता है, जिसे हम कहते हैं टू टेक समवन फॉर अ राइड. टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड, टू टेक समवन फॉर अ राइड. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. To cross swords. Options are fight physically, cross the road on meeting, take different routes या disagree. तो दोस्तों क्रॉस द रोड्स का मतलब क्रॉस द सोर्ड्स का मतलब होता है टू डिसअग्री. ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे आपको रोजाना की तरह मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक सेंटेंस बनाने का प्रयास करें. जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे देखिए क्या, बोथ लीडर्स क्रॉस्ड सोर्ड्स टू ईच अदर ऑन एवरी इश्यूज. मतलब समझे कि दोनों जो नेता हैं एक दूसरे की क्या हो गया, डिसअग्री हो गए हर एक पॉइंट्स पे. ठीक है, तो इस तरीके से एक फेवरेबल सेंटेंस बनाए जो कि आपको ये याद रखने में मदद करे. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. ऑप्शंस आर टू एक्ट एट वंस, टू राइड अ हॉर्स इन अ रेस, टू एक्ट deliberately, to act at the pointed time. दोस्तों इसका मतलब होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब टू एक्ट एट वंस. ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. ऑल ईयर्स. ऑप्शंस आर स्माइलिंग, साइलेंट, रेस्टलेस, अटेंटिव. दोस्तों ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव, मतलब कान देना, पूरा ध्यान से कोई भी चीज सुनना, एकदम तल्लीनता से सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑल ईयर्स. इससे हम ऑप्शन नंबर डी
attentive hand. Now move to question number 15. An open book. So options are an uncomplicated one, hold no secret, example to all, an interesting biography. दोस्तों ओपन बुक का मतलब होता है होल्ड नो सीक्रेट, मतलब कह सकते हैं आप कि माई लाइफ इज एन ओपन बुक, मतलब कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, आप कभी भी कुछ भी पन्ना उलट के आप देख सकते हैं. इट्स एन ओपन बुक, मतलब इट हैज नो सीक्रेट इन इट. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. An imaginary place where everything is perfect. Options are myopia, utopia, Ethiopia, या euthanasia. दोस्तों मायोपिया का मतलब होता है कि दूर की चीजें दिखती नहीं है, ये डिजीज होता है जो दूर की चीजें नहीं दिखती है, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, मतलब नज़दीक की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है. और जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूरदर्शी नहीं होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को नहीं देखते हैं, उसे हम लोग मायोपिक भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं दोस्तों? मायोपिक. जो इमीडिएट बेनिफिट को देखता है, लॉन्ग टर्म गोल को नहीं देखता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट को नहीं देखता, उसे हम लोग मायोपिक भी बोलते हैं. और मायोपिया इज द नेम ऑफ अ डिजीज. यूटोपिया. यूटोपिया क्या होता है कि यूटोपिया इज द प्लेस वेयर एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट. ये एक तरह का एक आइडियल सिचुएशन होता है कि एक ऐसे जगह पे सब कुछ एकदम मिलजुल के रहे, कोई दंगा फसाद नहीं हो, सारे सिस्टम एकदम परफेक्टली रन कर रहे हो. ऐसी जगहों को क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं. जबकि एथियोपिया मतलब इथोपिया के लोगों को इथोपिया कहते हैं. और यूथेनेसिया का मतलब होता है दोस्तों, यूथेनेसिया का मतलब होता है कि आप स्वेच्छा से मृत्यु मांगते हैं, तो उसे यूथेनेसिया कहते हैं. ठीक है दोस्तों. नाउ लुक एट, सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, यूटोपिया. लुक एट क्वेश्चन नंबर 17 नाउ. दोस्तों ये थोड़ा सा लास्टिंग होता है, लेसिंग नहीं होता, लास्टिंग. ठीक है दोस्तों. लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट. जो चीज क्षणिक हो, थोड़ी देर के लिए जिंदा रहता हो या थोड़ी देर के लिए वजूद में रहता हो, एग्जिस्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं? मोमेंटस, मोमेंटरी, ट्रिवियल या पेटी. दोस्तों मोमेंटस का मतलब होता है एग्जेम्पलरी, जो कि एकदम शानदार हो, बहुत अच्छा हो. फैबुलस भी कह सकते हैं, फैबुलस, मोमेंटस. लेकिन मोमेंट्री का मतलब हो जाता है इफीमेरल, कह सकते हैं दोस्तों, इफीमेरल. एकदम क्षणिक हो, थोड़ी देर के लिए चलता हो, उसे क्या कहते हैं? मोमेंट्री कहते हैं. जबकि ट्रिवियल और पेटी का मतलब होता है ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? ट्रिवियल इश्यूज या पेटी इश्यूज कहते हैं. ठीक है. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, मोमेंट्री, या इसे इफीमेरल भी कहते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18. इम्पोस्ट. सिनोनिम्स है दोस्तों, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं. ऑप्शंस आर फर्टिलाइजर, डिस्पैच, टैक्स, पोस्टेज. दोस्तों इम्पोस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको क्या कहते हैं? इम्पोज किया जाए या लेवी किया जाता है. तो ये लेवी और इम्पोज क्या करते हैं हम लोग? टैक्स किया जाता है, यानी कि इम्पोस्ट को हम लोग टैक्स भी कहते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. फर्टिलाइजर, डिस्पैच, पोस्टेज, दीज आर द वेरी सिंपल वर्ड्स. आई थिंक यू शुड नो दिस. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19. फॉरगो. Options are renounce, disown,
लीव और एक्यूमुलेट। दोस्तों फॉरगो का मतलब होता है टू लीव। मतलब दोस्तों कि फॉरगो का मतलब कि आपके एंजॉयमेंट के लिए वो था और उसे आप जाने देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। यू डोंट केयर अबाउट इट, फॉरगो कर देते हैं उसको आप मतलब एंजॉय करना नहीं चाहते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? फॉरगो कहते हैं। रिनाउंस मतलब भी त्याग देना होता है। डिसऑन का मतलब होता है दोस्तों अगेन वो रिजेक्ट कर देना। और एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना होता है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक का ऑप्शन है एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव या पर्गेटिव। दोस्तों प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज को रोकने के लिए कोई दवाई दी जाती है तो उसे कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कह सकते हैं? प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी। दैट इज नॉट देयर इन द ऑप्शन बट सिमिलर थिंग, प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव मेडिकेशन इज कॉल्ड प्रोफाइलैक्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों उल्टा या निगेटिव, एडवर्सरली, ये क्या होता है? एंटागोनिस्टिक होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है दोस्तों जहरीला, पॉइजनस। और पर्गेटिव का मतलब होता है दोस्तों जो कि ऐसी भी दवाई होती है पर्गेटिव जो कि कॉन्स्टिपेशन से ईच यानी कि छुटकारा पाने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे पर्गेटिव या लेग्जेटिव भी कहते हैं दोस्तों, याद रखें। पर्गेटिव भी होता है और लेग्जेटिव भी होता है, to get rid of constipation. This is a medicine called purgative or laxative. दोस्तों इसी तरीके से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि you guys are enjoying it and please I request you guys to see each and every question of it because I hope if you are scoring 16 then it is okay. You only do the practice, you do not go for other things. But if you are doing anything less than 16 then you need to focus on the weaker section of your preparation, gray areas पे फोकस करने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आई विल रिक्वेस्ट अगेन एज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी डे कि आप उस पर जरूर से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें कि मैं एक वीडियो लेके जरूर आऊँ दोस्तों, ठीक है। और अपना स्कोर तो जरूर शेयर करें, आपको कितना स्कोर आया ये ऑनेस्टली, ठीक है दोस्तों। चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस एंड कीप फोकसिंग ऑन योर एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।